Hi everyone, a very good afternoon to all. Hi everyone, am I clearly audible and visible? Hi Chaitanya, Swayam, Deepti, everyone beta, a very good evening to all. Mithilesh, Pakhi, a very good evening to all. Am I clearly audible and visible? I'm fine beta. That's great. Okay, very good. So now we should start our today's lecture. Okay, आज की क्लास स्टार्ट करनी चाहिए बेटा. आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या क्या है. आई एम फाइन वंशिका. सो आज की क्लास में पढ़ना क्या है. वीडियो इज ब्लर फॉर एवरीवन. ओके, नो प्रॉब्लम. आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग माय पेज वंस. मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ. अब क्लियर है बेटा. इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, दैट्स ग्रेट. चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो लास्ट क्लास में आई वाज टीचिंग यू एटम्स, है ना. मैं आपको एटम्स पढ़ा रहा था. हाँ एग्जैक्टली बेटा. एक्चुअली, है ना. तो मैंने भी, आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिखा था, है ना. आपको ध्यान में होगा मैंने वहां लिखा था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ओके, चलो फिर तो मैं यहां से आज आपको आगे बताना शुरू करता हूं. लास्ट क्लास में मैंने आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया था. तो आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पार्ट नाउ. ठीक है, तो मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आज स्टार्ट कर रहा हूं आपकी क्लास को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूं यहाँ पे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. टुडे वी विल डिस्कस. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग. हम लोग आज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे आज, है ना. तो फर्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. आफ्टर कंप्लीटिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल पोर्शन. यहां से हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलेंगे, न्यूमेरिकल्स पे. आई एम फाइन बेटा. हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल्स देखना स्टार्ट करेंगे. और न्यूमेरिकल्स एक बार हो जाए तो हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेंगे. थर्ड क्या करेंगे हम लोग, इंट्रोड्यूस कर लेंगे आज. किसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे, न्यूक्लियस चैप्टर का. नया चैप्टर है हमारा न्यूक्लियाई. हम लोग न्यूक्लियाई को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेंगे. ठीक है ना. तो ये हमारा आज का लाइनअप होगा. आज ये सारे काम हम लोग करेंगे. तो सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, है ना. आई एम फाइन एकता. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट. गुड इवनिंग प्रेरित. सो मैं आज सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं. दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपसे छोटा सा डिस्कशन किया था कि इफ अ इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, हायर से लोअर में चला है, तो वैसे केस में क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए. यहाँ एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. तो फोटॉन्स के पास अपनी कोई वेवलेंथ होगी. तो ऐसे वेवलेंथ्स का अगर हम लोग एक जगह पे अगर सारी वेवलेंथ्स को हम लोग अरेंज करते चले जाएं, तो वी विल गेट एन स्पेक्ट्रम. वी विल गेट अ स्पेक्ट्रम. हमें क्या मिलेगा वैसा, हमें वहां पे एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिस स्पेक्ट्रम को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं. स्पेसिफिक वेवलेंथ्स होंगी वहां पे. एक पर्टिकुलर जोन में ये सारी वेवलेंथ्स लाई करेंगी. इनको अरेंज्ड वे में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जानेंगे. और उसमें अगर इनके स्पेसिफिक नेचर के हिसाब से अगर हम लोग इनको अरेंज कर दें, तो इनको बेसिकली हम लोग 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीजेस में डिवाइड करते हैं. ऐसे सीरीजेस और भी हैं, बट हमारे सिलेबस में 6 है, तो सॉरी 5 है, तो हम लोग 5 को यहाँ पे पढ़ेंगे के करके. फर्स्ट सीरीज इज कॉल्ड लाइनमैन सीरीज. सेकेंड वन इज कॉल्ड बामर सीरीज. थर्ड वन इज कॉल्ड पास्चन सीरीज. फोर्थ वन इज ब्रैकेट एंड फिफ्थ वन इज फंड सीरीज. तो दीज आर 5 सीरीजेस विच वी हैव टू स्टडी. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा. मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ इसके फॉर्मूले से. आई एम राइटिंग इट्स फॉर्मूला.
1 डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई, यहां पे बेटा क्या लिखोगे सबसे पहले 1 बाई एन एल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एच स्क्वायर. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस? गुड इवनिंग बेटा. नो प्रॉब्लम. सो होपफुली आपको ये फॉर्मूला ध्यान में होगा. मैंने आपको बोला था ये कोई बहुत खास फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ बेटा, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे चेंज है ना. ये जो है छोटा सा चेंज है. यहाँ पे क्या चेंज है, चेंज किया हुआ है मैंने लिखा है बस एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू ई हायर माइनस ई लोअर. ओके, और इसी को अरेंज करने के बाद जो फॉर्मूला बना है, मॉडिफाइड फॉर्मूला जो बना है, वो फॉर्मूला ये आ गया है. यहाँ पे जो आर की क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है, दिस आर इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट. इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इट इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट. एंड इफ यू वांट टू राइट इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी आर की? एनी आइडिया? एग्जैक्टली. सो क्या होगी इसकी वैल्यू? इट इज 1.09 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर. ओके, सॉरी -7 में गलत बोल गया. 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर. मीटर के साथ साथ मैं मीटर इनवर्स लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि आप देख रहे हो बेटा 1 बाई लैम्डा की हम बात कर रहे हैं. तो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला देखूं तो इट इज L to the power -1. So I should write M -1 here. Okay? तो 1 बाई मीटर हो जाएगा, ये मीटर नहीं रहेगा. तो R का फॉर्मूला बन गया आपके पास 1.09 into 10 to the power 7, and after that I will write meter inverse. Is there any problem in writing this? क्या यहां तक आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है बेटा? Is there any problem? No. So from here I am taking you to the next part. -1 लिखा है बेटा, नॉट 2. दिस वन इज ये 1 लिखा हुआ है ना, 2 नहीं है ये, 1. ओके, चलो फिर तो मैं यहां से आपको आगे लेकर चलता हूं. यहां से नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको समझाना शुरू करता हूं. देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सबसे पहला जो मैं स्पेक्ट्रम आपको बता रहा हूं, इट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम, है ना. ये हमारा एक तरह का इमिशन स्पेक्ट्रम है. तो इस इमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोग यहाँ पे समझते हैं. इमिशन स्पेक्ट्रम इसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहाँ पे हायर एनर्जी ऑर्बिट से आप क्या कर रहे हो, EH से इलेक्ट्रॉन को कहां लेकर जा रहे हो, EL पे. तो इस प्रोसेस में हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ से लैम्डास जो है, कुछ ना कुछ फोटॉन्स हमारे बाहर निकल रहे हैं. यही हो रहा है ना. तो ऐसे फोटॉन्स जो कि इमिट हो रहे हैं, हमारे सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं, दिस टाइप ऐसे स्पेक्ट्रम को आप क्या कहोगे, इमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से जानोगे. तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप पढ़ने जा रहे हो, इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम. ओके, अब इस इमिशन स्पेक्ट्रम में अगर कोई मुझसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछे कि कितनी लाइंस मैं यहाँ पे स्पेक्ट कर सकता हूं, तो हाउ आई कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला. मैं वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ. ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं. नंबर ऑफ लाइंस, हियर दिस नंबर ऑफ लाइंस, ये जो नंबर ऑफ लाइंस है ये कैसे कैलकुलेट होगा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. मान लो बच्चों, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल दैट वी हैव फ्यू एनर्जी लेवल्स लाइक दिस. एक ये है एनर्जी लेवल, देन द सेकेंड वन इज लाइक दिस, वी हैव दिस थर्ड वन, ये मान लेते हैं हमारे पास फोर्थ वन, है ना. ये मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखा दी बेटा, आपको मैंने एनर्जी लेवल्स दिखा दिए. अब देखो, अगर मैं यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डायग्राम को दोबारा से बना देना चाहिए. नीचे वाले लेवल को मैं जस्ट अ मिनट बेटा, आई गॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. नाउ इट्स फाइन. ओके, तो मैं आपको बता रहा था बेटा, इफ वी हैव एनर्जी लेवल्स लाइक दिस. ओके,
अगर हमारे पास इस तरह से एनर्जी लेवल्स हैं, इसको मैं फर्स्ट ऑर्बिट मानता हूं, ये मान लो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो आप सोचो फोर्थ से मुझे फर्स्ट पे आना है, मैं कहाँ पे हूँ, फोर्थ पे हूँ, मुझे कहाँ आना है, फर्स्ट पे आना है। हाउ आई विल कम? तो एक तरीका तो हो जाएगा डायरेक्टली मैं चलाऊंगा यहाँ पे। एक तरीका क्या होगा, फोर्थ से मैं तो पहले सेकंड पे आऊंगा, एंड सेकंड से मैं फिर कहाँ आऊंगा बेटा, फर्स्ट पे आ जाऊंगा। एक और तरीका हो सकता है, फोर्थ से थर्ड पे आया, थर्ड से सेकंड आया, सेकंड से मैं कहाँ पहुंच गया बेटा, फर्स्ट पे चला गया। देन फोर्थ से मैं थर्ड आया, थर्ड से सीधे सीधे मैं सेकंड पे चला आया। अब देखो, इतने वेज तो मैंने आपको दिखा दिए। इनमें से अगर मैं यूनिक वेज निकालना चाहूं, यूनिक कहने का मतलब क्या हुआ, यूनिक वे ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि जो लाइंस, मतलब मान लो कि इस लाइन और इस लाइन की हम बात करें तो दोनों का सेम वेवलेंथ होना है, दोनों को मैं थोड़ी ना अलग करूंगा, दोनों तो एक ही वेवलेंथ कहलाएंगे, एक ही वेवलेंथ कहलाएगी ना। तो आई एम जस्ट टेकिंग इट एज अ सिंगल वन। ओके, तो अगर मैं इस तरह से यहाँ पे यूनिक वेज को काउंट करना शुरू करूं, जो हमारे यूनिक वेवलेंथ यहाँ से मिलने वाले हैं, तो आई विल काउंट लाइक दिस। मैं बोलूंगा दिस वन इज फर्स्ट वन, हियर आई एम गेटिंग सेकेंड वन, ये मेरे पास थर्ड हो गया, दिस वन इज फोर्थ वन, हियर आई एम गेटिंग फिफ्थ वन, और कोई छूट गया क्या मुझसे, हाँ दिस वन इज बेसिकली सिक्स्थ वन। इज इट ओके? क्या मुझे यहाँ पे टोटल जो लाइंस मिली हैं ये 6 के बराबर मैं कह सकता हूँ क्या? प्लीज लेट मी नो बेटा। यूनिक नहीं समझ आया? बहुत औसम बेटा, बहुत औसम बात है ये तो, नहीं आना भी चाहिए था। दोबारा से सुनो, हो सकता है इस बार आ जाए, है ना। मेरे पास 100 एंगस्ट्रॉम है, 200 एंगस्ट्रॉम है, 300 एंगस्ट्रॉम है, तो क्या ये 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स हुए? मेरे पास 100 100 एंड 100 हो गए, तो क्या मैं यहाँ पे अगर वेवलेंथ की बात करूं तो एक ही वेवलेंथ होगा, एक ही टाइप का वेवलेंथ हुआ? तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे डिफरेंट वेवलेंथ कितने मिल रहे हैं। अगर मैं डिफरेंट वेवलेंथ को काउंट करूं तो यहाँ पे देखो मैंने नंबर्स लिखे भी हैं, 1 2 3 4 5 6। इन सब जगह पे एनर्जी का जो डिफरेंस है वो अलग अलग होना है। एनर्जी डिफरेंस अलग अलग होना है तो क्या हर जगह पे मुझे जो वेवलेंथ मिलेगी उसकी वैल्यू अलग आएगी? तो ये मैंने यहाँ पे टोटल लाइंस काउंट की, दीज आर इक्वल टू 6। सो आई एम राइटिंग नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 6 इन दिस केस। इसको मैं अगर जनरलाइज करना चाहूँ, इफ आई वांट टू जनरलाइज इट, मैं इसको जनरलाइज करके लिखना चाहूँ, तो व्हाट विल बी द आंसर? मैं यहां लिखूंगा बेटा इसको n plus 1 divided by 2 is the total number of lines, where n is nothing but nh minus nl। अगर मैं nh में से nl को माइनस कर दूं तो आई विल गेट n, एंड दिस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज द आंसर। यहां पुट करके देख लो, nh की वैल्यू कितनी थी, 4, nl की वैल्यू कितनी है, 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव मी 6 एज माई आंसर। क्या यहां भी 6 आ रहा था क्या? इज इट ओके नाउ? बच्चों क्या क्लियर है? सिर्फ एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यस या नो तो बोल ही सकते हो एटलीस्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? आप समझ पा रहे हो बिल्कुल? तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हायर लेवल से लोअर लेवल पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स का जंप होता है, वैसे केस में हमें वहां पे कुछ लाइंस दिखाई देंगी, हमें कुछ वेवलेंथ्स बाहर आती हुई दिखाई देंगी। उन वेवलेंथ्स को अगर मैं अरेंज करके देखना चाहूं, या टोटल नंबर ऑफ जो वेवलेंथ्स मुझे मिलने वाली है, अलग अलग वेवलेंथ्स वाली, है ना, टोटल नंबर ऑफ जो फोटॉन्स मुझे मिलने वाली हैं अलग अलग वेवलेंथ्स वाली, उनको अगर मैं एक साथ करके देखना चाहूं, तो मैं बोलूंगा हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी उनको हम लोग इस तरह से काउंट कर सकते हैं, वेयर n इज नथिंग बट nh माइनस nl। तो n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 बाई 2 इज आवर आंसर। डन है? क्लियर है क्या ये? अब मैं आगे की ओर आपको लेकर चल रहा हूं। आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। यहां से आगे लेकर नंबर ऑफ लाइंस काउंट करना आ गया। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग अलग अलग जो हमारे पैटर्न्स होंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे, और उन डिविजन्स को हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीजेस के नाम से जानेंगे, है ना। वाई
बेटा सच में ये केमिस्ट्री में आपने बिल्कुल भी नहीं देखा है क्या? क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत ही अटपटांग है, मतलब आश्चर्यजनक है बिल्कुल। और मेरी क्लास भी शायद आपने पिछली अटेंड नहीं की है, इसका मतलब है ना। आप अगर फर्स्ट लेवल की एनर्जी को देखो तो -13.6 है। सेकेंड की एनर्जी कितनी है बेटा? -3.4। एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ? 10.2 का। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं? ऐसे ही अगर हम लोग अलग अलग यहाँ पे जंप को देखें, यहाँ पे जब हम 4 से 3 पे आ रहे हैं, 3 से 2 पे आ रहे हैं, हर जगह जब हम निकालेंगे, क्या वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी? तो मतलब क्या बोलूं बेटा, मैं कभी कभी लगता है प्रिया थोड़ा पढ़ा लिखा कर बेटा, है ना। प्लीज थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो क्लास को अटेंड करने से पहले, है ना। अब तो सोचो 4-5 क्लास 6 क्लास की बात है, बट प्लीज बेटा मेक अ हैबिट, अदरवाइज यू विल ऑलवेज फेस प्रॉब्लम। पिछली क्लास भी अटेंड की होती तो ये याद होता, मैंने पांचों लेवल्स की एनर्जी लिखी थी अलग अलग, है ना। 5 लेवल का याद है ना। लास्ट वाले में कंफ्यूजन भी हो रहा था, 0.51 था कि क्या था, याद आ रहा है कुछ? 0.55 आप ही लोगों में से किसी ने बताया था, 54 या 55, है ना, 54। तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये सारा मैंने लिखाया था। ठीक है, चलो फिर तो मैं आगे आता हूँ। मैं आपको बताने जा रहा था यहाँ पे डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये जो लेवल मैं बना रहा हूँ बेटा, इसको मैं मान रहा हूँ ग्राउंड लेवल है ना। इसके बाद अगर मैं सेकेंड पार्ट पे आऊं तो ये हमारे पास हमारा सेकेंड लेवल हो गया। मतलब मैं अगर ग्राउंड लेवल में एनर्जी को -13.6 लिखता हूं, तो यहाँ एनर्जी कितनी थी? -3.4, है ना। ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 था, यहाँ मैंने n इज इक्वल टू 2 लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। मैं यहाँ से नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ हमने n इज इक्वल टू 3 बनाया। हियर n इज इक्वल टू 4, this one is n is equal to 4, then n is equal to 5। एक और ले लेते हैं, एक या दो और ले लेते हैं, n is equal to 6, और एक और कंसीडर कर लेते हैं बेटा, n is equal to 7। ये मैंने यहाँ पे 7 अलग अलग एनर्जी लेवल्स देख लिए। ओके, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, 6 एंड 7। नाउ अब हो क्या रहा है इसके बारे में समझे। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमने बना लिए। अब होगा क्या, हमारा सबसे पहले अगर 7th लेवल से हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस भी लेवल में हो, अगर उस लेवल से हमारे लेवल 1 में जंप करेंगे, अगर हमारे फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेंगे, वैसे केस में जो सीरीज हमें देखने को मिलेगा, दैट पर्टिकुलर सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। ऐसे सीरीज को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? इसे हम लोग लाइमन सीरीज के नाम से जानते हैं। आप देखो यहाँ पे लाइंस क्या इस तरह से मुझे दिखाई देंगी। तो मैंने क्या बोला आपको, ये डिफरेंट लेवल्स से अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 21 लाइंस क्यों होगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ लाइंस 21 होंगे ना। टोटल नंबर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो जंप है, यहाँ पे जो हमारा NH होने वाला है, NH कुछ भी हो सकता है, NL इज फिक्स्ड। NL यहाँ पे क्या होगा, हमारा 1 के इक्वल होगा। तो अगर हमारा NL 1 है, तो ऐसे सीरीज को हम स्पेसिफिक नेम से जानते हैं, इसको हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। दिस वन इज नोन एज लाइमन सीरीज। इज इट ओके? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर हम लोग किसी भी लेवल से कहा जंप करते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट लेवल पे जंप कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो सीरीज मुझे मिल रहा है, दैट पर्टिकुलर सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। मैं थोड़ा सा इसको और इलोबरेट कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो लाइमन सीरीज मैंने लिखा है, यहाँ पे 2 से 1 में जो जंप हो रहा है, इसको हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के नाम से जानते हैं। दिस वन इज नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस केस। आप चाहो तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको डिफरेंट पेज में निकाल के दिखाता हूँ, मैं वापस उस पेज में जाऊंगा, तो अगर आपने नोट नहीं किया है तो नीड नॉट टू वरी, है ना। आई एम जस्ट शोइंग यू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज
क्या होगा बच्चों अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो? मैं बोलूंगा यहाँ पे NH की वैल्यू क्या है? NH इज इक्वल टू 2 और NL की वैल्यू क्या है? इट इज इक्वल टू 1. So if I will put the values, 1 by lambda is equal to R Z square, 1 by NH. NH is 1 by NL square minus 1 by NH square. So 1 by 1 minus 1 by 4. Am I right? So after rearranging them, you can write 1 by lambda is equal to 3 by 4 R into Z square, or you can say that Z is equal to 1 here. So you can directly write lambda is equal to 4 by 3R here. Is it fine or not? क्या ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत है? Is it okay to you? क्या ये जो मैंने पॉइंट बोली है ये पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली आ रहा है बेटा? मैंने बोला फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा कि एकदम नियरेस्ट वाला बेटा, नियरेस्ट ट्रांजिशन हो जाए, 2 से 1 पे हो जाए, तो ऐसे ट्रांजिशन को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज. और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का आप चाहो तो वैल्यू यहां से निकाल सकते हो. इज इट ओके टू यू? ऐसे जगह पे बेटा एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता दूं, यहाँ जो सीरीज हमें मिलता है यहाँ वेवलेंथ बहुत कम होती है. रीजन ये है एनर्जी का डिफरेंस आप देखो बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस है ना? तो अगर हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस है तो ऐसे केस में जो मुझे सीरीज मिलेगी, सीरीज में वेवलेंथ जो होंगी वो बहुत छोटी होंगी, और ये छोटी इतनी होंगी कि ये सबके सब अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइक. अल्ट्रा वायलेट रीजन का मतलब समझ रहे हो? अल्ट्रा वायलेट रीजन मीन्स वेवलेंथ इज लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम, है ना? क्या होंगी ये? लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर. होपफुली बेटा मेरा पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्लियरली चला गया है. व्हाट इज लाइमन सीरीज? कोई पूछे तो जब इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट, और यू कैन से दैट हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट, देन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन will responsible for emission of different type of photons which has different wavelengths. All these wavelengths will lie inside the ultraviolet region, and the series which will form here is called Lyman series. क्या आराम से इतनी बातें हम कह सकते हैं? Is it fine? Now come to the second one. दूसरे पे आते हैं. Second one में I will write this time NL is equal to 2. जितनी भी हमारी यहां से ऊपर से आने वाली वेव्स हैं ऑल विल जंप इन द सेकेंड लेवल ओनली. ये सबके सब कहाँ जंप करेंगी? सिर्फ और सिर्फ बेटा सेकेंड लेवल में जंप करेंगी. और ऐसे केस में जब ये सबके सब सेकेंड लेवल में जंप कर रही हैं, आई विल नेम इट. ये तो बेटा वैल्यू को कैलकुलेट करने से पता चला होगा कि ये अल्ट्रावायलेट में है ना? सेकेंड सीरीज इज बेसिकली नोन एज बामर सीरीज है. ये सबके सब कहाँ आ रही हैं? सेकेंड लेवल में आ रही हैं, एंड दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज बामर सीरीज. इसको हम लोग यहाँ पे बामर सीरीज के नाम से जानेंगे. और बामर सीरीज में हम लोग सिंपली क्या लिख देख सकते हैं? NL इज इक्वल टू 2 हियर. यहाँ जिस एनर्जी ऑर्बिट में जंप हो रहा है, ये जंप कौन सा है हमारा? सिर्फ और सिर्फ सेकेंड एनर्जी ऑर्बिट है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं. ठीक है, ये हमेशा इस सीरीज के बारे में अगर देखा जाए तो इट विल ऑलवेज लाई इन विजिबल रीजन. ये ऐसा अकेला सीरीज है बेटा जो कि विजिबल रीजन में लाई करता है. तो आप ये समझ लेना, अगर विजिबल रीजन का कभी भी आंसर आपसे पूछा जाए, कभी आपको बोला जाए कि ये विजिबल हमारी जो सीरीज है ये विजिबल रीजन में है, तो बिना सोचे समझे ये दिमाग में आ जाना चाहिए आपके कि ये बामर सीरीज से बिलोंग करता होगा, है ना? नेम दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, डजेंट मैटर. Always remember that it belongs to Balmer series. And here if you want to write its first line, Balmer series का first line क्या होगा बेटा? इस बार कहां से कहां तक के ट्रांजिशन को आपको देखना होगा. You have to see 3 to 2, है ना? 3 से कहां जंप हो रहा है बेटा? 2 में जंप हो रहा है. ये बात हमारे दिमाग में क्लियरली आनी चाहिए. तो आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट लाइन ऑफ Balmer सीरीज. बस ये दो निकाल के छोड़ दे रहा हूं मैं, है ना? इसके बाद का आप समझदार हो, खुद से देख सकते हो. First line of Balmer series. What I have to write? क्या लिख देना चाहिए बच्चों मुझे? I will write NH is equal to 3 sorry, and NL is equal to 2 here. So 1 by lambda is equal to
आर जेड स्क्वायर 1/4 minus 1/9. If you solve it, you will get 5/36 r z square as your result, and lambda is equal to 36 divided by 5r as your answer. Is it fine to everyone? बच्चों, क्या ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? Hopefully the thing is clear to you. Now come to the third series. मैं यहाँ पे थर्ड सीरीज पे आपको लेकर आ रहा हूँ. थर्ड सीरीज क्या है बेटा? थर्ड सीरीज इज नोन एज, क्या नाम था बता दो मुझे जल्दी. लाइमन, बामर, बामर के बाद पास्चन, है ना? तो नाउ आई एम टेकिंग पास्चन सीरीज है. पास्चन सीरीज का मीनिंग हुआ इस बार जो जंप हो रहा है ये सारा का सारा जंप मेरा n इज इक्वल टू 3 में हो रहा है ना? यू कैन सी here all the waves are, all the photons are coming in the NL is equal to 3. This one is Paschen series and I am writing NL is equal to 3 here. अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आप अब समझदार हो, आप कर सकते हो, है ना? Now come to the next one. Next one is known as bracket series. इस बार हमारे पास कौन सा सीरीज आ रहा है? The next series is known as bracket series. This time all the waves will jump in the NL is equal to 4 here. इस बार सबका जंप 4 में होने वाला है. This one is called bracket series. And the last one is here NL is equal to 4 and the last one is called कौन सा रीजन? हाँ बेटा मैं एक साथ बता दे रहा हूँ आपको, रीजन एक साथ बता दे रहा हूँ, है ना? एंड द लास्ट वन इज फंड सीरीज. लास्ट जो सीरीज है इस सीरीज को आप क्या बोलते हो? फंड सीरीज के नाम से हम जानते हैं. ये हम लोग यहाँ पे फंड सीरीज बना दे रहे हैं. ओके, द लास्ट वन इज बेसिकली नोन एज फंड सीरीज. Here the value of NL is equal to 5. And all these three will lie in infrared region. ये सबके सब किस में लाई करती हैं बेटा? All will lie in infrared region. ऐसे भी थोड़ा सा अगर हम लोग अपने दिमाग को चलाएं तो ये बात हम जज भी कर सकते थे. आप पूछोगे सर कैसे कर सकते थे? बहुत इजी तरीका है बेटा. देखो सबसे पहले एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस बढ़ा तो वेवलेंथ छोटा, अल्ट्रावायलेट. देन क्या हुआ? हमने थोड़ा बहुत एनर्जी लेवल को कम किया, एनर्जी डिफरेंस को कम किया, तो दिस टाइम ऑटोमेटिकली हमारा वेवलेंथ थोड़ा इंक्रीज हुआ. इट विल गो इनटू द विजिबल रीजन नाउ. एंड फाइनली अगर मैं बेटा इससे आगे की बात करूं तो नाउ द एनर्जी लेवल इज वेरी स्मॉल. इन ऑल दीज केसेस एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल. एंड इफ एनर्जी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, हमारा वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने का मतलब किस जोन में चला जाएगा? इंफ्रारेड में. Is it okay or not? Are you able to understand it or not? Done है ना? कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो. Any problem? No. That's great बेटा. So should we move for the next concept? मैं यहां से आपको आगे के कंसेप्ट की तरफ लेकर चलूं. आगे वेट, राइटिंग. ओके बेटा जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो. सर हम्प्री नहीं है. नहीं बेटा इतनी ही है ना? आगे हम लोगों को पढ़ना नहीं है, बस ये 5 ही है हमारे लिए. ओके चलो फिर तो मैं यहां से आगे लेकर आता हूं. आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट. जैसे मैंने 2 निकाले थे, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज. इफ यू वांट टू राइट फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, क्या होना चाहिए? लेट मी नो. कहां से कहां जंप होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का? फर्स्ट लाइन का मीनिंग 4 to 3 एग्जैक्टली. तो अब ये बातें दिमाग में क्लियर हो. कोई मुझसे बोले सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, आप क्या समझ लोगे बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज? सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज एग्जैक्टली. चैतन्य योर आंसर इज करेक्ट बेटा. 4 to 2 है ना? 3 to 2 इज फर्स्ट लाइन, 4 to 2 इज सेकेंड लाइन. ऐसे ही बेटा 5 to 2 इज थर्ड लाइन, और ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो. डन. तो एक तो फिक्स है,
बामर है तो 2 होना ही है, NL2 होना है। किसी ने ब्रैकेट बोल दिया तो NL4 होना है, दैट्स फॉर श्योर। अदर थिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट। डन। चलो फिर तो मैं आगे लेकर आता हूँ। देखो एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी सीख लेते हैं हम लोग। दिस द पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किसी को आइडिया है क्या बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का? एनी ऑफ यू, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? यस, गुड बेटा, गुड सोहन। तो एब्जॉर्प्शन नाम से ही क्या समझ में आ रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे फोटॉन्स। तो दिस टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द मिसिंग वेवलेंथ्स। मिसिंग वेवलेंथ्स है क्या, समझाता हूं मैं, बहुत आराम से समझोगे तो दिमाग में चला जाएगा। पहली चीज हमेशा ये ध्यान में रखना, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोस्टली दे विल लाई इन NL इज इक्वल टू 1। वो हमेशा कहाँ होते हैं बेटा? 1, मतलब ग्राउंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। अब हुआ क्या, मेरे पास एक सीरीज ऑफ बहुत सारे वेवलेंथ्स का एक पूरा का पूरा बंच है। मैंने वो बंच जो है किसी एटम की तरफ भेज दिया। अब होगा क्या, वो जो बंच सामने से गुजरा है उनमें से कोई भी किसी इलेक्ट्रॉन के पास अगर चला गया जिसकी एनर्जी मान लो -13.6 थी, और वो उसको एक्साइट करा के -3.4 पे लेके चला गया, इट मींस उसकी एनर्जी 10.2 के बराबर रही होगी। तो क्या वो वेवलेंथ अब मुझे अपीयर होगा? यहां से मैंने भेजा था, इसने एक ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा दिया, तो वो तो एब्जॉर्ब हो गया ना यहाँ पे। अब जब आगे जो वेवलेंथ्स मुझे मिलेंगी, क्या उसमें से वो लाइन मिसिंग होगा? इज इट ओके और नॉट? क्या वो लाइन हमारा मिसिंग हो जाएगा, सामने नहीं अपीयर होगा? नहीं अपीयर होगा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को जहां पे ऐसे कुछ डार्क लाइंस हो, और आप ऐसा कह सकते हो बेटा कि हमारी ये जो डार्क लाइंस है ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारी इन फोटॉन्स को हमारे एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ऐसे केस में बेटा जो स्पेक्ट्रम मुझे सामने दिखाई देगा, दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम इज बेसिकली नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इज इट ओके? इज इट ओके? तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म हो रहा है आप समझ रहे हो? यहाँ पे एटम इन वेव्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल रहा है, जो बची हुई है उसको बाहर निकाल रहा है। नाउ आई एम राइटिंग हियर नंबर ऑफ लाइंस। यहाँ पे अगर कोई मुझसे नंबर ऑफ लाइंस पूछता है तो नंबर ऑफ लाइंस इज नथिंग बट NH-1। ये सिंपल वे में होगा कितना बेटा? NH-1 के इक्वल होगा। ये आप याद रख सकते हो। आप समझे ही नहीं बेटा, स्पेक्ट्रम आपके पास पहले से ही 100 वेवलेंथ्स थी, तो अभी भी 99 तो है ही ना, या 97 तो है ही ना, 3 ही एब्जॉर्ब हुई है ना। तो 97 तो अपना स्पेक्ट्रम फॉर्म कर ही रही है। 3 जो गायब हुई हैं उन्होंने क्या किया यहाँ पे, वो वहां पे मिसिंग है, वो वहां पे डार्क पैच बनाएंगी, उनके लिए वहां पे वैकेटेड स्पेस बन जाएगा, जिसे हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम के नाम से जान रहे हैं। ओके, एंड दिस वन इज नथिंग बट NH-1। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस की पॉसिबिलिटी कितनी है? NH-1 के बराबर है, क्योंकि सबको 1 से ही जंप करना है। 1 से 2 में जंप, 1 से 3 में जंप, 1 से 4 में जंप, तो जितने भी जंप्स होंगे सबके सब 1 से होंगे। इसलिए जो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे मिसिंग होंगी वो हमेशा NH-1 के बराबर होगी। जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल वहां पॉसिबल है उनमें से 1 को माइनस कर दूंगा तो ये आंसर मुझे मिल जाएगा। इज इट ओके टू एवरीवन? इज दिस वन इज clear to everyone? Okay, that's great. So from here I am taking you to the numerical part. क्या यहां तक सबको क्लियरली समझ आ गया? बहुत कुछ खतरनाक किया कराया ही नहीं बेटा। छोटे मोटे स्पेक्ट्रम वाली जो चीजें हैं ये हल्की फुल्की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, अदरवाइज अदर थिंग्स आर वेरी सिंपल। बाई 2 नहीं होगा, नहीं बेटा कोई 2 नहीं है, यहाँ सिर्फ NH-1 लिखा हुआ है। NH-1 मैंने क्या बोला आपको कि मान लो 4th लेवल तक मैक्सिमम हम इसको ले जा सकते हैं। तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, टोटल कितनी लाइंस हुई? 3 लाइंस। तो 4-1 इज आवर आंसर, है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल 1 को माइनस कर देंगे, हमारे पास डायरेक्टली आंसर चला आएगा। ओके, सो फ्रॉम हियर आई एम टेकिंग यू टू द क्वेश्चन पार्ट। चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते चलते हैं, है ना। 5-6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, डिफरेंट पैटर्न्स पे हैं, करते चले जाते हैं।
सो इज देयर एनी स्पेसिफिक आंसर फ्रॉम योर साइड? जैसे हो जाए तो मुझे बताना। अच्छा चलो, आपने आंसर ही दे दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। सबका टू ही आया है। अब सही आंसर आने लगे बेटा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, है ना? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, नॉट द सेकेंड वन। सिंपल सा लॉजिक है। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कल, मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी is equal to kinetic energy, and half of modulus of potential energy can be written as kinetic energy। और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, इट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। याद आ गया क्या? तो काइनेटिक तो हमेशा क्या होगा बेटा? काइनेटिक तो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अगर किसी ने मुझे बोला है टोटल एनर्जी हमारे पास -3.4 है, मतलब काइनेटिक की वैल्यू क्या होनी है? 3.4 होनी है, दैट्स फॉर श्योर। और उसका जस्ट डबल कर देंगे तो आई विल गेट व्हाट? आई विल गेट पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज -6.8। सो थर्ड वन इज द करेक्ट। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, है ना? चलो जल्दी से कोशिश करो तो बेटा। एंड जब आपका हो जाए तो मुझे बताना, आई विल क्रिएट पोल। और सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन अपनी तरफ से भी कराऊंगा, ठीक है ना? तो ये तो आपके पैकेज के क्वेश्चन हुए, कुछ मैं अपनी तरफ से भी कराऊंगा। पोल, ओके बेटा। चलो तो मैं क्रिएट कर रहा हूं, विच वन इज करेक्ट? बहुत कम बच्चों के आंसर आ पा रहे हैं, इट मीन्स स्टिल वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो बच्चों जिनका आंसर आ गया हो तो मैं चेक कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। मोस्टली मुझे लग रहा है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका, तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर निकाल लिया है, बट स्टिल ओनली 10 to 15% स्टूडेंट्स हैड द आंसर, बाकी लोगों ने नहीं किया है अभी। सो प्लीज थोड़ा बहुत देखते हैं बोर्ड पे हम लोग, है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो, कभी एकदम टेंशन नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चन में। जस्ट एकदम दिमाग को ईज करो और उसके बाद देखो ना। हमें बोला गया एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। तो पहला काम मैं क्या करता हूं? मैं लिखता 1/λ, यहां 1 लिख देता हूं। इट इज r(z²) 1/4 minus 1/9, that is equal to 5r(z²) divided by 36। Am I right बेटा? इसमें किसी को दिक्कत है? Now come to the second one। सेकेंड वन हमारे पास है व्हेन इट जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। इस बार हमारे पास 1/λ2 अगर मुझे लिखना होता तो आई विल राइट r(z²) 1/9 minus 1/16। So this time we will get 7r(z²) divided by 144। So these are the two values। So just take their ratio to get your result। अगर मैं इनका रेशियो लूंगा तो what I will get? I will get λ2/λ1 is equal to 144 divided by 7 multiplied by 5 divided by 36। तो 36 से तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा and you will get 20/7। and you have already value of λ1। λ1 को आपने अभी क्या नाम दिया है? लैम्डा का। so just put it here, just put its value here, you will get 20/7 as your answer। तो आप में से 7 या 8 बच्चों का उस समय करेक्ट हो रहा था बेटा, बाकी सभी का नहीं हो पाया था।
कोई बात, अच्छा आप तो लाइन ही लगा दिया आपने, है ना। चलो सही है, ठीक है। तो आपने लगभग उस समय 7-8 बच्चों ने सही किया था, बाकी किसी का सही नहीं आया था। तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कभी भी बेटा ऐसा क्वेश्चन है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट डू इट लाइक दिस। जो मैंने तरीका भी आपको दिखाया है, ये तरीका है ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का। इज इट ओके? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, है ना। मैं कोई अभी कंपटीशन करा भी नहीं रहा, ठीक है ना। अभी तो हम लोगों को सीखने पे कंसंट्रेट करना है। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन। अब देखो इन्होंने लास्ट लाइन बोल दिया। अब लास्ट लाइन का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट लाइन? एग्जैक्टली। एनएच की वैल्यू ऐसे केस में आपको क्या लेनी है? इन्फिनिटी के बराबर लेनी है। देखो अभी जो आपने क्वेश्चन किया था और अब जो आप करने जा रहे हो, दे आर नॉट क्वाइट डिफिकल्ट। ये दोनों डिफरेंट भी नहीं और डिफिकल्ट भी नहीं है। तो यू हैव टू जस्ट यूज द सेम कॉन्सेप्ट। इज देयर एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? ओके, थर्ड। कुछ लोगों का थर्ड आया, कुछ का ऑप्शन वन आया। ओके देखो, अब इसको मुझे ऐसे ही सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता? थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मेरा अगर लाइमन सीरीज की बात मुझे करनी है, मुझे अगर लाइमन सीरीज की बात करनी है, तो एक है इन्फिनिटी, दूसरा है वन। तो 1/1 माइनस 1/इंफिनिटी इज वन। मेरे पास 1/लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? RZ²। दूसरे केस में बेटा 1/λ2 अगर मैं लिखना चाहूं, मैंने लाइमन के बारे में भी बोला था। अब अगर मैं बामर के बारे में बोलूं, तो इस बार 1/4 माइनस 1/इंफिनिटी। सो दिस टाइम यू विल गेट 1/4। सो रेशियो तो इस बार 4 पे ही अटकना चाहिए, है ना। ये बात तो क्लियरली दिमाग में आ जानी चाहिए। और अब बाकी जो सॉल्व करने की बात है, सॉल्व करके दिखा देता हूं, है ना। So I'm writing 1/λb is equal to RZ², and as I told you 1/1 minus 1/infinity. So the value for lambda b is equal to 1 divided by RZ². Then come to the second point, 1/λL. 1/λL is RZ². 1/4 minus 1/infinity. So this time you will get lambda L is equal to 4 divided by RZ². मैं उल्टा लिख गया क्या? हाँ बेटा मैं उल्टा लिख गया। प्लीज मेक इट करेक्ट, है ना। इट इज लैम्डा L एंड दिस वन इज लैम्डा B, है ना। तो जस्ट चेक इट आउट बेटा, एक बार देख लेना, है ना। लैम्डा L एंड दिस वन इज लैम्डा B। जस्ट टेक इट्स रेशियो, यू विल गेट योर आंसर। आप देखो मैंने एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं लिया है। नीट 2017, नीट 2016, नीट 2019, है ना। मैंने कोई क्वेश्चन बेटा अलग से नहीं लिया है। दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम नीट एग्जामिनेशंस, है ना, है ना। आप देख रहे हो, तो ये सब बोनस क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए बोनस माना जाता है इनको, कि सब करेंगे ही। जिससे गलत हुआ वो उसने खो दिया, उसने कुछ समझो तो कॉइन्स लॉस्ट कर दिए अपने। चलो फिर आगे आते हैं। आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन। अब देखो इस बार स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ रहा है। हमें बोला गया एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम passes from फिफ्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल। पांचवें लेवल से कहां जंप कर गया? ग्राउंड लेवल पे जंप हो गया। द वेलोसिटी दैट द एटम acquired as a result of photon emission will be। हमारा वहां पे जो फोटोन का इमिशन हुआ है, उसके कारण जो हमारा एटम जो एनर्जी अक्वायर करेगा वो कितना, सॉरी जो वेलोसिटी अक्वायर करेगा वो वेलोसिटी कितनी होगी? वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, क्वेश्चन क्या आपके दिमाग में क्लियरिटी के साथ आ रहा है बेटा? इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? ओके, अब मैं आपको इसका डायग्राम सिखाता हूं, इससे आपको समझ में आएगा।
मान लो कि ये मेरे पास एटम था, है ना, इस एटम से एक फोटोन निकल गया। हाँ बेटा एग्जैक्टली, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। मेरा अगर फोटोन निकल गया है किस साइड में, राइट हैंड साइड में, तो आई विल राइट ना कि इट्स मोमेंटम वाज h by lambda. So in the next side it will be equal to m multiplied by v. So what we have to do, I will write mv is equal to h divided by lambda. So the value of v is nothing but h divided by lambda multiplied by v. So अब हमें किस चीज में काम करना है ना, अब मुझे यहाँ पे वर्क किस चीज के लिए करना है, 1/λ के लिए वर्क करना है। तो बस करो बेटा, यू शुड राइट 1/λ इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का जंप कहां से कहां हुआ है, फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल में। इट मींस आई शुड राइट आर जेड स्क्वायर 1/1 माइनस 1/25, वैल्यू इज 24। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो जेड को मैं 1 ले ही लेता हूं सीधे। I should write this one. Now substitute the value of 1/λ in second equation. You will get velocity. That is h by m into 24r divided by 25. So which one is correct? h/λ कैसे आया? प्रिया तुझे यूं उल्टा टांग लिया जाएगा, है ना। आपको बेटा फोटॉन्स पढ़ाया है मैंने, फोटॉन पिछले चैप्टर में याद होगा, वहां पे एनर्जी ऑफ फोटॉन भी लिखा था, वहां हमने मोमेंटम ऑफ फोटॉन भी लिखा था। फॉर्मूला लिखा था हमने mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। c से c कैंसिल हो गया, mc क्या था हमारे पास, मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज h बाई लैम्डा। अब रिमेंबर, तो बस पिटाई खाएगी और कुछ नहीं होगा तेरा, है ना। अब ई पिटाई होगी तेरी। चले आगे बच्चों, शुड वी मूव फॉर द नेक्स्ट वन। हाँ ओके बेटा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये पूछो, चलो ये एक बार मैं मान भी लेता हूँ थोड़ा सा, सही ये भी नहीं पूछना था बट चलो, हमारे पैकेज में क्वेश्चन था बेटा लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, अगर हमारे पास कोई पहले से जो एटम था वो स्टेशनरी था, तो बाद में भी उसका जो मोमेंटम होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, एंड हाउ इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो अगर जो फोटोन ने यहाँ पे h/λ मोमेंटम अक्वायर किया है, अपोजिट डायरेक्शन में जो मोमेंटम है mv, इन दोनों का सम हमें क्या मिलना चाहिए, जीरो। तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, देयर सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसीलिए हमने दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दिया है कि अगर दोनों का सम जो होगा जीरो होगा एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हाँ एग्जैक्टली बेटा, वो आप कह सकते हो एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन आप मान सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर आगे आते हैं। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन lambda, that is 975 angstrom. Number of spectral lines in resulting spectrum is, देखो इसमें आपका बस एक काम है बेटा, आप मुझे यहाँ एनर्जी डिफरेंस बताओ, मैं तुम्हें, जैसे बोलते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आप मुझे एनर्जी का डिफरेंस बताओ, एनर्जी की वैल्यू बताओ, मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। क्या हुआ, ज्यादा हो गया क्या, 12.7 आ रहा है, ओके। 12.7 या 12.75, बी प्रिसाइज बेटा, क्योंकि आंसर इससे चेंज हो जाएगा, एक बार चेक कर ले, है ना। अभिनव 12.7 और 12.75, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूं, है ना। आई एम राइटिंग डेल्टा ई, डेल्टा ई इज नथिंग बट एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ओके ओके, नाउ इट्स फाइन, अब हो गया बेटा।
अब हो गया, है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ 12400 divided by 975 and it is around equal to 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जब तक ये आंसर्स नहीं याद होते हैं ना, देखो हमें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब मुझे एनर्जी लेवल्स याद है, मैं बोलूंगा ये -13.6, -3.4, -1.51, 0.85। ये क्या हो गया हमारे पास 0.85। ये क्या है -13.6, और इन दोनों के डिफरेंस को अगर हम देखें तो इट इज इक्वल टू 12.75। इज इट ओके और नॉट? लेट मी नो, इज इट फाइन और नॉट? तो आप यहाँ पे देखकर अब क्या समझ रहे हो बेटा, ये हमारा जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, उस एनर्जी को लेके ये फर्स्ट से सीधे सीधे फोर्थ ऑर्बिट में चला गया। और अगर अब ये फोर्थ ऑर्बिट में चला गया है, नंबर ऑफ लाइंस में निकाल सकता हूँ, I will write NH is nothing but 4. NL is equal to 1. So N is equal to 3. Or you can say that number of lines is equal to 3 multiplied by 4 divided by 2, that is equal to 6 here. Done? तो ये लेवल्स अगर मुझे याद नहीं है तो वैसे में इस क्वेश्चन को तो करना बहुत ही मुश्किल जाने वाला है ना। एनर्जी लेवल्स अगर ध्यान में नहीं है तो मुश्किल जाने वाला है, फिर काफी कैलकुलेशन करना पड़ेगा मुझे। मैं आपको फिर 1/λ वाले फॉर्मूले से NL की वैल्यू आपको दी हुई है 1, NH की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और एक बार जब आप निकालोगे फिर जाकर आप इस सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। हाँ एग्जैक्टली बेटा, नहीं ऐसा नहीं है कि पता होना ही चाहिए, मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता था। 1/λ is equal to RZ square 1/NL square minus 1/NH square। You can use the formula, आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे, है ना। लेकिन आप खुद समझ सकते हो बेटा, आपको इसमें काफी कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। बट अगर मुझे ये लेवल याद है देन क्या हमारे लिए कोई मुश्किल है? नो। देन हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए डिफरेंस है कितना। डिफरेंस दिखा नहीं कि हम लोग आराम से आंसर बता सकते हैं। ओके हाँ बेटा, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमारे पास जो एनर्जी का डिफरेंस है, जो एनर्जी वो फोटोन हमें दे रहा है, इट इज इक्वल टू 12.75 एंड आफ्टर गेटिंग दैट एनर्जी हमारा जो ग्राउंड लेवल से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे सीधे फोर्थ लेवल तक जा सकता है। और अगर वो फोर्थ पे चला गया है कि हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फिर हम निकाल सकते हैं। फोर्थ से जब वो वापस ग्राउंड लेवल पे आएगा तो टोटल जितने इमिशन स्पेक्ट्रम वाले वो फोटॉन्स रिलीज कर सकता है, जितने पॉसिबल फोटॉन्स रिलीज हो सकते हैं, उन सब की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे। और आज ही मैंने सिखाया इट इज n into n plus 1/2, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। ओके चलो फिर आगे आते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आप देख रहे हो ना बच्चों, मैंने 6 क्वेश्चन लिए, 6 के 6 आपके कहां से थे? नीट एग्जामिनेशन से। और आप देख सकते हो सब आसान थे, कोई बहुत मुश्किल था नहीं, है ना। थोड़ा जल्दी बच्चा पार्टी, जल्दी से। ओके ऑप्शन नंबर 2 सभी का आ गया। ऑप्शन नंबर 2 बहुत सही बच्चों, आज तो आपने खुश कर दिया, बहुत अच्छे बच्चों। द आंसर इज करेक्ट हियर। C to B ट्रांजिशन में हमारा कौन सा वेवलेंथ जा रहा है बेटा? इट इज λ1। अगर मैं B से A की बात करूं तो B से A में क्या जा रहा है हमारा, कौन सा निकल रहा है? इट इज λ2। और अगर मैं C से यहाँ पे सीधे सीधे A की बात करूं, यहाँ क्या निकल रहा है? λ3। इट इज गिवन। तो बहुत सारे बच्चे जानते हो सीधे सीधे यहाँ देखते हैं λ1 + λ2 = λ3, चिपका देते हैं।
मैंने, मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस से मैंने बताया कि ऐसा मैंने देखा है। आपको इस पे नहीं जाना है बेटा। ये तो लैम्डास है ना, ये तो हमारी एनर्जी, सॉरी, ये तो हमारी वेवलेंथ्स है ना। हियर यू आर कंसीडरिंग देयर एनर्जीज, सो यू शुड राइट hc by lambda 1 plus hc by lambda 2, and it is equal to hc by lambda 3. Okay, this hc will be cancelled out. So you should write this lambda 3 is equal to lambda 1 lambda 2 divided by lambda 1 plus lambda 2. ये हमारे पास हमारा आंसर आएगा. This will be the answer. Is it fine? पहला क्यों नहीं आंसर हो सकता? बेटा ये एनर्जी लेवल्स मैंने दिखाए हैं ना, तो आप एनर्जी का सम और डिफरेंस देख रहे हो ना. ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है. तो एनर्जी लेवल मतलब एनर्जी है वहां पे, वो एनर्जी उस लेवल के साथ एसोसिएटेड है. तो अगर कोई फोटोन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ रही है तो इसकी कुछ जो वैल्यू होगी उसको हम एनर्जी से रिलेट करेंगे कि ये लैम्डा वाला फोटोन निकला है. क्यों निकला है? क्योंकि इतने का एनर्जी डिफरेंस था, है ना. तो हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी की बात करनी है कि मुझे पता है कि अगर मैं इस डेल्टा ई, इसको डेल्टा E1 मानूं, इसको डेल्टा E2 मानूं, तो सम ऑफ डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 विल गिव मी वैल्यू ऑफ डेल्टा E3. ओके, तो होपफुली बेटा आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. नाउ आई एम टेकिंग यू टू फ्यू क्वेश्चंस जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, है ना. ध्यान से देखा जाए बेटा, थोड़ा जल्दी करेंगे लेकिन, है ना. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ionization energy of He atom is 20.6 electron volt. Find energy required to remove both the electrons of helium. ओके, तो He की दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मुझे किस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ये मुझे बताना. अगर N दिया होता तो कहां पे N दिया होता? तो N से कुछ भी नहीं निकाल पाते बेटा. N से फिर आप लैम्डा को कैसे रिलेट करते हैं? सो ट्राई टू डू द क्वेश्चन बेटा. अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में. थोड़ा जल्दी करो कि आज कम से कम 10-15 मिनट तो नया टॉपिक पढ़ ले. ओके, सो पोल, यहाँ तो चॉइसेस ही नहीं है, तो पोल क्या क्रिएट करूं मैं? चलो चॉइसेस बनाता हूं पहले फिर. ओके, पूरी बात नहीं लिख पाई तो चलो कोई बात नहीं. यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो तो मैंने कुछ चॉइसेस भी दे दिए हैं. नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ पोल. प्लीज प्लीज गिव मी द आंसर, है ना. आंसर देना मुझे. वो सारे के सारे चॉइस सेलेक्ट कर लिए.
सॉरी, ओके वेरी गुड। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये काफी सारे बच्चों ने करेक्ट सही सेलेक्ट कर रखा है बेटा, है ना। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूं इसको, एंड आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों ऐसा आया, समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, यहाँ पे मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जनरली हमें क्या होगा, जनरली हमारे साथ क्या होगा बेटा, मेरे दिमाग में यही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, 20.6। तो दो को निकालने के लिए इसका जस्ट डबल कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इट विल बिहेव लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम। क्या ये हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह बिहेव करने लगेगा? एंड वी नो दैट इन हाइड्रोजन लाइक एटम द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन He प्लस इज नथिंग बट माइनस ऑफ 13.6 Z² by n²। होता है क्या? मुझे वो यूज करना चाहिए, तो आई विल राइट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लेना है? द आंसर इज, here you have to write the answer is 20.6 electron volt. Now ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, तो आई विल राइट E of He plus माइनस 13.6 Z² by n²। n तो 1 हो गया, Z की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू हो गई 4। इट मीन्स आंसर इज माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this time ionization energy is for second electron is, आप क्या लिखोगे बेटा इस बार? You should write 54.4 electron volt this time. So if you add these two values, you will get 75 electron volt as your final answer. Done? So question interesting था बेटा, मजा आया करने में। चलें आगे। बेटा दोनों एक ही बात होती है ना, आपको ऐसे ऐसे ये आयोनाइजेशन एनर्जी बोला गया तो ठीक है, ऐसे ऐसे आप बाइंडिंग एनर्जी कहते हो। ये जो एनर्जी आप लिख रहे हो ना, ये बाइंडिंग एनर्जी है। आयोनाइजेशन का मतलब ही होता है आयोनाइज करना, इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से निकालकर इन्फाइनाइट पे लेके चले जाना। दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो ऐड क्यों किया? पहली बार जब मुझे एनर्जी देनी पड़ी 20.6 देनी पड़ी, एक निकल गया। अब दूसरी बार फिर से मुझे कितना देना पड़ा? 54.4 देना पड़ा, तब जाकर दूसरा निकला। तो टोटल एनर्जी मैंने कितनी उसे प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए? 20.6 प्लस 54.4 दैट इज इक्वल टू 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मुझसे पूछा ही गया है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन्स। माइनस क्यों बेटा? ये माइनस 54.4 क्यों लिख रहे हो? ये तो बाइंडिंग एनर्जी हो गई ना, माइनस 54.4। आप उतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, 54.4 उसे प्रोवाइड करोगे, तब जाकर ये बाहर निकलेगा बेटा, तब जाकर ये बाहर निकलेगा, अदरवाइज ये बाहर नहीं निकलेगा। इज इट ओके? मैंने बाउंड कर रखा है किसी को, बाउंड करने के बाद मैं उसे एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। बाउंड हो रखा है, मान लो वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, मैं उतनी एनर्जी उसे दूंगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट, है ना। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर नहीं निकलेगा। तो बाउंडेड था माइनस 54.4 से, आपने उसे 54.4 एनर्जी दे दी, तो वहां से निकल जाएगा, है ना। चलो आगे आते हैं। आपको अभी शायद थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में ही होते हैं, है ना। कहाँ होते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में। यहाँ तो आप एक और निकाल चुके हो उससे, और ऐसे भी एक्साइट भी करने के लिए एनर्जी देनी ही पड़ेगी ना। वो एक्साइट हुआ कैसे होगा? हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा कैसे? चलो मैं यहां से आगे लेकर आता हूं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एनर्जी इन, if potential energy in
second orbit of H atom is considered as zero, is taken as or considered as zero. Find total energy in second orbit of He प्लस आयन. ओके, आपको किसी ने बताया कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है सेकेंड ऑर्बिट में किसकी, हाइड्रोजन एटम की, उसको हमने क्या मान लिया है, जीरो. मुझे बताना है कि हमारे सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन की एनर्जी क्या होगी, ये हमें बता देना है ना. दिस इज आवर क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बेटा. सॉल्व करने की कोशिश करो इसे. थोड़ा जल्दी भी करेंगे, है ना, थोड़ा जल्दी करेंगे. ऑप्शंस, अब इतना बदमाशी मत कर. हाँ, आंसर बता दे इसका, है ना. थोड़ा जल्दी बेटा प्लीज. चलो, सो नाउ आई एम डूइंग द क्वेश्चन. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट में होती कितनी. अगर मैं ये आपसे पूछूं तो क्या आंसर दोगे. तो मैं सबसे पहले आपको बोलता बेटा कि अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इफ वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेकेंड ऑर्बिट, टोटल एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट इज -3.4. सो जस्ट टेक इट्स डबल टू गेट योर आंसर. क्या यही आंसर हमारे पास होना चाहिए था. इट इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी आपसे पूछता हूं सेकेंड ऑर्बिट की, किसके लिए, He प्लस के लिए, तो आंसर क्या होना चाहिए. आई विल राइट -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर. एक्चुअल में Z भी 2 है, N भी 2 है, सो वी शुड राइट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस टाइम. Is it fine? So now come to the next point. देखो, मैं यहाँ पे सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं. मैं बोलूंगा कि अगर मेरे पास ये जो दो एनर्जीज हैं मैं उनको इस तरह से दिखाऊं, -6.8 -13.6. मैंने किया क्या, जीरो को उठाया और मैं यहाँ पे लेकर चला आया हूं. अब मैं -6.8 को जीरो मान रहा हूं, क्या यही पॉइंट है ना. तो अगर मैं इसको जीरो मान रहा हूं, मतलब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को 6.8 से इंक्रीज कर दिया. तो बाकी कोऑर्डिनेट्स के साथ भी क्या होगा, क्या वो भी इतने से इंक्रीज हो जाएंगे. इसका मतलब है इसको चेंज करके मुझे अब क्या लिखना चाहिए, -13.6 प्लस 6.8, दैट इज इक्वल टू -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इज इट ओके, इज इट ओके. तो मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूंगा बेटा, हमारे पास, मैं एकदम सिंपल सी बात आपको सिखाता हूँ. थोड़ा सा वापस मैं दिखा दूंगा इस स्लाइड को, है ना, नीड नॉट टू वरी. हाँ बेटा, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूंगा. अगर हम इसको जीरो मानते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 2 है, दिस कोऑर्डिनेट इज 4. हियर आई एम टेकिंग वन मोर कोऑर्डिनेट, दिस इज x, दिस वन इज -2, दिस वन इज -4. मैंने बोला बेटा कि मैं 2 को जीरो मानता हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली मैंने क्या कर दिया, आई एम टेकिंग इट्स कोऑर्डिनेट एज 0. ये हमारा -2 हो गया, ये -4 हो गया, ये -6 हो गया होगा, ये 2 हो गया, ये हमारे पास x -2 होगा. क्या आराम से आप ऐसा कह सकते हो. अगर हम इसी जगह पे बोलें कि हमने 0 को उठाया और -2 को -2 की जगह रख दिया, मतलब मैं -2 को अगर 0 मानने लगूं, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट 0, ये -2, ये 2,
ये 4, ये 6, ये x+2, ऐसा होगा क्या? तो मैं यहाँ पे जनरलाइज करके इसीलिए लास्ट वाला लिख रहा था कि आप देखो, अगर आपने राइट शिफ्ट किया, वैल्यू को पॉजिटिव में शिफ्ट किया तो सारी वैल्यूज उतने से कम हो गई। अगर मैंने इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो सारी वैल्यूज उतने से ही बढ़ गई। बढ़ गई क्या? मैं यहाँ पे अब आपको क्या बोलूंगा बेटा, मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको एक छोटा सा पॉइंट बोलूंगा। यहाँ मैंने क्या किया है, अपने ओरिजिन को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है। इट मीन्स ऑल द वैल्यूज शुड बी इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट। क्या सारी की सारी वैल्यूज इतने से ही बढ़ जानी चाहिए? मैंने देखो वही बढ़ाया और आंसर कोट कर दिया। इज इट फाइन? इट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। आपको मैंने पोटेंशियल पढ़ाते समय भी पढ़ाया होगा ये, है ना, कि अगर हम लोगों के पास माइनस ऑफ के क्यू बाई आर को मैं 0 मान लेता हूं तो मेरा -2 के क्यू बाई आर क्या लिखा जा सकता है? इट इज क्वाइट सिमिलर विद दैट। क्या हम आराम से अब इसे समझ सकते हैं? इज इट फाइन टू एवरीवन? कुछ तो बोल दो, यस और नो। इज इट फाइन? ओके, दैट्स ग्रेट। सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन। मैं यहां से आगे लेकर चलता हूं। यहां से मैं अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। यहाँ नंबर ऑफ लाइंस कहाँ यूज किया मैंने? नंबर लाइन क्यों यूज हुआ? क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन था बेटा। हमें क्या बोला गया था कि मैं -6.8 को -6.8 मान ही नहीं रहा, मैं उससे क्या मान रहा हूँ? 0। तो मेरा -10.2 क्या होगा या -13.6 क्या होगा? यही पूछा गया है ना। तो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। ओके, फ्रॉम हियर आई एम स्टार्टिंग योर न्यू चैप्टर। मैं यहां से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, दैट इज न्यूक्लियाई। हम लोग अब क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द न्यू चैप्टर इज न्यूक्लियाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करो, समझने की कोशिश करो क्या है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में डालो कि अभी तक आप पूरे एटम की बात कर रहे थे। नाउ यू हैव टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन द वेरी स्मॉल पार्ट एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। अगर मैं पूरे के रेडियस को यहाँ पे 10⁵ मीटर के बराबर मानूं तो न्यूक्लियस का रेडियस 1 मीटर के बराबर होगा। आप खुद समझ सकते हो बेटा, एटम का साइज बहुत छोटा है। आप अब एक ऐसे एंटिटी की बात कर रहे हो जो कि इतनी छोटी है कि जिसको इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। और उस छोटी सी जगह में ही हमारे सारे के सारे प्रोटॉन्स, सारे के सारे न्यूट्रॉन्स हम कंसंट्रेटेड मान के चल रहे हैं। इज इट ओके? Is this point is clear to you or not? If this point is clear, now come to the next one. मैं यहां से आपको अगले पे लेकर चलता हूं, है ना। अब मैं यहां से आपको आगे लेकर चलता हूं, ठीक है ना। I am starting with the first point. पहले पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे। The first point is radius of the nucleus, है ना। मैं स्टार्ट कर रहा हूं न्यूक्लियस को रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस से। पहले तो न्यूक्लियाई के बारे में एक छोटा सा पॉइंट और लिख ही दो। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर concentrated inside the nucleus. ओके, हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे न्यूक्लियस में हमारा सारा का सारा जो भी हमारे पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ये पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड है ना। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट पॉइंट पे। आई एम राइटिंग रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर। अगर हम किसी न्यूक्लियस के रेडियस की बात करें तो हमेशा एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, उसका जो रेडियस होता है इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴. हियर a इज इट्स मास नंबर। a क्या है इसका? मास नंबर। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अगर हमारे पास ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है मैं इसे रिमूव करना चाहूं तो आई कैन रिमूव दिस साइन by putting a constant and this constant is r naught here.
और आर नॉट एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अगर पूछी जाए तो इट इज इक्वल टू 1.2 फर्मी। इसको हम लोग किसके बराबर मानते हैं? 1.2 फर्मी के बराबर मानते हैं। तो R इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 वेयर आर नॉट इज नथिंग बट 1.2 फर्मी। आपका काम है 1 फर्मी की वैल्यू बताना। मुझे क्या होता है 1 फर्मी, ये सर्च करके मुझे बताना, ठीक है? अभी नहीं पूछ रहा, सर्च करके बताना, देखना और मुझे बताना, ठीक है? इट इज 1.2 फर्मी, ये हमेशा ध्यान में रखना है। चलो अब तो सबने बता दिया, मैं यहां से आगे लेकर चलता हूँ। दिस रेडियस पार्ट इज क्लियर टू यू? रेडियस पार्ट इज क्लियर टू यू? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड वन। सेकेंड वन इज मास ऑफ न्यूक्लियस। हम लोग अब यहां से सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं बेटा, इसको हम लोग बोल रहे हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस को कैसे निकाल सकते हैं? वी नो दैट, हाँ एग्जैक्टली बेटा, मैं यहाँ पे बोलता कि हमारे पास थोड़ा सा ध्यान से यहाँ देखना, Z is actually atomic number. Atomic number multiplied by mass of proton plus A minus Z. It is basically number of neutrons multiplied by mass of neutron. क्या एक्चुअल में अगर मुझे लिखना होता, ऐसे लिखना होता मुझे, तो क्या मैं यही मास ऑफ न्यूक्लियस लिखता? तो हमारे पास दो तरीके होते हैं बेटा मास ऑफ न्यूक्लियस लिखने के। दिस इज एक्चुअली थियोरेटिकल मास। This is actually theoretical mass. And the second one is its actual mass. अगर मुझे इसका actual mass लिखना होता है, what is its actual mass? Actual mass is nothing but A multiplied by, it is mass of atom minus Z into mass of electron. मैं एटम के मास में से सारे इलेक्ट्रॉन के मास को निकाल लेता है ना? वैसे केस में क्या मुझे यहाँ पे एक्चुअल मास की वैल्यू मिल जाती? द फर्स्ट वन इज बेसिकली थियोरेटिकल मास, सेकेंड वन इज एक्चुअली इट्स एक्चुअल मास। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? मैं अभी इसको थोड़ा से टाइम के लिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पार्ट। आई एम राइटिंग इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर मैं इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में क्या मैं इसको A मल्टीप्लाइड बाई MP कह सकता हूं क्या? A इज मास नंबर एंड दिस MP इज बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ऑलमोस्ट बेटा प्रोटॉन का मास और हमारे न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। सो आई एम राइटिंग A मल्टीप्लाइड बाई MP। थ्योरेटिकल और एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल है सिंपल वे में बेटा, आप लैब में निकाल सकते हो, एटम का मास आप निकाल सकते हो ना, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर निकाल दिया, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं उन सारे के मास को हमने उसमें से बाहर निकाल दिया, तो ये एक्चुअल मास होगा। लेकिन थ्योरेटिकल मास का मतलब क्या हुआ? हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहां कितने होने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होने हैं। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के नंबर को उसके मास से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, तो जो वैल्यू आएगा दैट इज थ्योरेटिकल मास। नहीं आती है बेटा, अगर सेम आता तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर सेम नहीं आ रहा है तभी हम लिख रहे हैं। इसे हम मास डिफेक्ट का नाम देते हैं, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अभी थोड़ा सा मुझे वहां तक आने दो। ओ नो, मैंने तो टाइम देखा ही नहीं, सॉरी बच्चों, आज का क्लास तो मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम लोग अगली क्लास में इससे आगे बढ़ जाएंगे। अप्रॉक्स वैल्यू मैंने बोला बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इसका मास नंबर बोलूं तो A के इक्वल है। A को अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट इट्स अप्रोक्सीमेट मास। अप्रोक्सीमेट मास मुझे मिल जाएगा, है ना? हाँ बेटा, चलो फिर, ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एवरीवन। ओके बेटा, बाय बाय।